Thanks for having me on this platform. Well, we are going to talk on the violation of publication ethics, authorship, and contributorship. It is in the part of your syllabus of the UGC, which is on publication ethics. Mainly, my purpose is to open your eyes and try to explore the area. जो हमारा एरिया है वो जहाँ पे अनटच है वो मैं ट्राई करूँगा. वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग विद द पब्लिकेशन एथिक्स. थोड़ा बहुत मेरा इंग्लिश में आ जाएगा, सो अदरवाइज आई विल ट्राई. मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बोलने का ट्राई करूँगा. थोड़ा बहुत इथोस पे बात करेंगे, उसके बाद एथिक्स पे जाएंगे और उसके बाद वायोलेशन ऑफ एथिक्स के ऊपर बात करेंगे. सो इन शॉर्ट, व्हाट इज इथोस? वी आर ऑलवेज नो ऑप्टिमाइजिंग. हम सभी हमारे जो वर्ड्स है वो ज़्यादातर ग्रीक से आए हुए हैं. सो इथोस बहुत पहले जो हमारे ग्रीक्स का वर्ड है उसको कैरेक्टर की तरह समझा जाता है. एंड ग्रीक इथोस मीन्स इट इज कैरेक्टर इज द कैरेक्टर इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वैल्यू कॉन्सेप्ट्स. आपको वो सही मायने में उसको एसेस करना है, गुड, बैड, राइट, रॉन्ग with the principle. So that is what the ethos. Publication ethics. What is actually publication ethics? Okay. We are starting with the ethics. Publication ethics may be defined as a self-regulatory mechanism insisting on the integrity on the part of authors, peer reviewers, publishers to establish higher standards of editorial processing for the scholarly journal. मैं थोड़ा सा ये बात कर लूँ कि बहुत सारी scholarly journals है in the world, and Lancet और Nature are the topmost rated journal throughout the world. वर्ल्ड में Lancet और Nature की जितनी भी जर्नल्स है वो टॉप लेवल की जर्नल है. आपका Nature के अंदर सपोज पेपर आ जाता है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हो सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपका जो फाइंडिंग्स है वो कम्प्लीटली नॉवेल होता है, तभी जाके वो लैंसेट और नेचर की जर्नल में वो पब्लिश होता है. सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लूँ. स्कॉलरली जर्नल, बहुत सारी स्कॉलरली जर्नल है. स्कोपस में लिस्टेड है, एल्सेवियर में लिस्टेड है, वेब ऑफ साइंस में लिस्टेड है. ओके, एंड देर आर सो मेनी अदर वेज वेर इन नो वी आर फाइंडिंग अवर पब्लिकेशन विच इज ऑथेंटिकल एंड हैविंग दिस स्कॉलरली जर्नल. वो जर्नल उसके बाद इंडेक्सिंग होता है और बहुत सारे इंडेक्सिस है जिसके अंदर वो इंडेक्सिंग होता है. तो यहाँ पे इंटेग्रिटी की बात किया गया है कि ऑथर्स, पीयर रिव्यूअर्स एंड पब्लिशर्स आर ट्राइंग their publication with the higher standard, topmost standard. वो देखा जाता है, तभी जाके उसको publication ethics बोलते हैं. What is violation of ethics? Okay, now our topic which is starting. Violation क्या होता है ethics में? मैं आपको एक थोड़ा सा स्लाइड बता दूं. Now this is a simple case. मेरा थोड़ा सा वो तरीका होता है कि थोड़ा केस से भी थोड़ा स्टडी किया जाए. Read this particular case. And what do you say, like whether ये violation of ethics है कि नहीं? You might have, आप लोग ने प्लेजरिज्म के बारे में सुना होगा और बहुत सारे प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स ने आपको थोड़ा बहुत इसके लिए माहितगार भी किया होगा कि प्लेजरिज्म क्या है. तो एक केस स्टडी है प्लेजरिज्म, और मुझे बताइए कि उसमें जो 2 क्वेश्चंस बताए गए हैं वो सही मायने में उसके आंसर्स क्या रहेंगे. और इट इज़ नाउ ऑन दी पार्टिसिपेंट्स. और आई डोंट नो लाइक वेदर यू आर अलाउड टू स्पीक और नॉट, बट आई थिंक यू कैन स्पीक बाय मेकिंग योर माइक अनम्यूटिंग द माइक. यहाँ पे एक बात की गई है कि प्रोफेसर ली इज राइटिंग ए प्रपोजल for a grant, research grant,
and the deadline for the proposal submission is 2 days from now. To complete the background section of the proposal, Lee copies a few isolated sentences of a journal paper written by another author. The copied sentences consisting of brief, factual, one-sentence summaries of earlier article closely related to the proposal, description of basic concepts from textbooks and definitions of standard mathematical notations. None of these ideas is due to the other authors. Lee added a one-sentence summary of the journal paper and cites it. Does the copying of a few isolated sentences in this case constitutes plagiarism? Very important. Now you might be knowing, आप लोगों को ये पता होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर है, उरकुंड है, ऑथेंटिकेट है, टर्निटिन है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. उसके अंदर आपका कोई भी प्रपोजल है या तो रिसर्च पेपर है जो पब्लिकेशन होने वाला है, वो उसके अंदर होके जाता है. तो प्लेजरिज्म, दिस इज वन वे प्लेजरिज्म, दी वन टाइप ऑफ प्लेजरिज्म, जिसके अंदर सेल्फ प्लेजरिज्म कहा जाता है. इसको खुद का ही कुछ इन्वेंशन है, खुद का ही कुछ नोटेशन है, उसको कुछ प्रपोजल में नोट किया गया है, तो इसको प्लेजरिज्म कहा जाता है कि नहीं. इज अ केस स्टडी. मे बी आप लोग इसके बारे में जानते होंगे कि नहीं पता नहीं, पर ये आपके सिलेबस में है ऑलरेडी. इट इज पोस्टुलेटेड इन योर सिलेबस इटसेल्फ. तो ये प्लेजरिज्म है कि नहीं, पहला क्वेश्चन ये है. और सपोज प्लेजरिज्म नहीं है और है, तो उसके रास्ते क्या है इसको सुधारने के. राइटली पॉइंटेड आउट, suppose the author is citing whatever his research or other party research. If that person is citing the prior research, वो अगला कोई रिसर्च पेपर कुछ भी साइट करता है, तो वो प्लेजरिज्म नहीं माना जाएगा. इट इज फॉर श्योर वंस दैट पर्सन द ऑथर इज गिविंग द क्रेडिट. प्रपोजल में क्या होता है एक्चुअली? आई मेड सो मेनी प्रपोजल्स बाय स्टेइंग इन द यूएसए फॉर 4 years, वर्कड इन द NIH ग्रांट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. एंड प्रपोजल में होता ये है कि यू नीड टू प्रूव, आपको एक प्रूव करना होता है कि आपके जो पायलट स्टडी है, कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है पास्ट में, या तो कोई पब्लिकेशन में आपने ही खुद किया हुआ है क्योंकि आपका प्रपोजल है, तो वो पायलट स्टडी है जिसका एविडेंस देना कई बार जरूरी होता है प्रपोजल में, तभी जाके आपका प्रपोजल, ग्रांट प्रपोजल पास होता है. आपने पायलट स्टडी नहीं किया है और ऐसे ही प्रपोजल बना रहे हो, तो कई बार वो रिजेक्ट भी हो जाता है. एंड द ग्रांट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत सारे डॉलर में वो ग्रांट होती है. दिस इज ए केस आई एम टॉकिंग फ्रॉम द NIH. अपने इंडिया में भी ऐसे DST के प्रपोजल्स होते हैं, ICMR के प्रपोजल्स होते हैं, ICSSR के प्रपोजल्स होते हैं, UGC के भी प्रपोजल्स ऐसे ही होते हैं. उसमें जब आप कुछ कोट करते हो, आपने ही खुद कोई स्टडी किया हुआ है और पब्लिकेशंस किए हुए हैं, तो जब कोट करते हो वो सेंटेंस को और समरी सेंटेंस को, तो वो प्रपोजल जो है उसके अंदर वो प्लेजरिज्म नहीं माना जाएगा जब आप उसको क्रेडिट देते हो. चाहे वो सेल्फ प्लेजरिज्म है, पर फिर भी आप क्रेडिट दे रहे हो, दैट मीन्स इट इज वैलिड. सो यहाँ पे कॉपिंग ऑफ सम आइसोलेटेड सेंटेंसेस इज नॉट सेड टू बी ए प्लेजरिज्म, क्योंकि आपने साइट किया है. साइट नहीं किया है तो वो प्लेजरिज्म है. ओके, इनफ क्रेडिट देना चाहिए. दूसरी बात, यहाँ पे आइसोलेटेड शब्द का यूज किया हुआ है. आप अभी थोड़े रिसर्च में आगे बढ़े हो, तो मैं थोड़ी सी ये भी बात कर लूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में वैलिडिटी तभी होती है जब आप उसको पैराफ्रेसिंग कर लो. डोंट यूज द आइसोलेटेड सेंटेंसेस. आइसोलेटेड सेंटेंसेस का मीनिंग ये है कि पूरा कॉपी
किया हुआ है सेंटेंस। आपका जो लॉजिक है शुड रिमेन सेम, लॉजिक सेम होना चाहिए, पर उसको पैराफ्रेजिंग करना चाहिए आपको। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है इंडिया में, इंडिया के बाहर। इफ यू जस्ट गो इन गूगल पैराफ्रेजिंग सॉफ्टवेयर, तो उसमें ऑटोमेटिक सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव हो जाएगा, उसके थोड़े बहुत शब्द सिमिलैरिटीज जो है वो कम हो जाएगी, और आपको नए ऑप्शंस अल्टरनेटिव्स मिलेंगे। तो इफ यू आर कॉपिंग द सेम सेंटेंस, इट इज कंप्लीटली अ प्लेजरिज्म, पर आप उसको पैराफ्रेजिंग करके आगे पीछे करके सेंटेंस में ही ग्रामेटिकल थोड़ा चेंज करके आप उसको यूज कर रहे हो, तो प्लेजरिज्म नहीं है। सो माय पॉइंट इज दैट don't use the isolated sentences, and if you are using, it is completely a full plagiarism. But if you are using paraphrased sentence, then वो plagiarism नहीं है। तो यहाँ पे जब isolated sentence की बात है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा वेट देना चाहता हूँ कि isolated word यूज किया है, even though if you are giving the enough credit, तो भी वो कई जर्नल वाले इसको प्लेजरिज्म मानते हैं। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस। आपकी फिगर्स कोई नंबर्स है तो वो तो आइसोलेटेड ही रहेगा, कोई फिगर्स है वो भी आइसोलेटेड रहेगा, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसका कोई प्रोटोकॉल है वो आइसोलेटेड ही रहेगा, पर कोई ग्रामेटिकल सेंटेंस है तो वो आइसोलेटेड नहीं रहेगा, जिसमें ग्रामर चेंज कर सकते हो, समरी चेंज कर सकते हो। सो यहाँ एक केस है, केस के डेप्थ में जाने के बाद केस टू केस बेसिस पे वो केस सॉल्व होता है। सो दिस इज सेड टू बी अ प्योर प्लेजरिज्म व्हेन आइसोलेटेड सेंटेंस इज यूज किया अंडर कोट, पर आप उसकी साइटिंग कर रहे हो फिर भी वो प्लेजरिज्म है, फुल प्लेजरिज्म है, चाहे वो आप उसको साइट कर रहे हो। ओके, सो इट इज गुड दैट यू आर साइटिंग, आप साइट कर रहे हो, इट इज वेरी गुड। अदरवाइज use with the plagiarism and give the proper citation. Well, this is in general violation of ethics. We started with the case. Now go with the some sort of definitions and all. Violation of publication ethics is a global problem which includes duplicate submission, multiple submissions, plagiarism, gift authorship, fake affiliation, ghost authorship, pressured authorship, and fraud. Fraud means fabrication and falsification, but excludes the honest error committed by the author. See, you will find some of the slides with the proper citation. You notice it. Okay, citation होने जरूरी है। ये मैंने जहां से भी कॉपी किया है और उसको पैराफ्रेजिंग किया है, मैंने उसको साइट किया है। दैट मीन्स आई एम नॉट वायलेटिंग एनी कॉपीराइट्स कॉपीराइट थिंग्स और एनी पब्लिकेशन एथिक्स। ओके, सो यहाँ पे पहली बात है कि डुप्लीकेट सबमिशन। मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट भी दे दूं, नो डाउट मैंने भी ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशंस ट्राई किए हुए हैं। बहुत सारी जर्नल में एक ही टाइम ओनली ऑन विद इन one day only you are submitting your research paper with 3 or 4 related journals. मेरा थोड़ा मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है, कॉमर्स का बैकग्राउंड है एंड हेल्थ केयर का बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि जैसे कंज्यूमर की कोई जर्नल है तो कंज्यूमर बिहेवियर की जर्नल में भी आप डाल रहे हो, एडवर्टाइजिंग की जर्नल में भी डाल रहे हो, मैनेजमेंट की भी जर्नल में डाल रहे हो, बिजनेस रिसर्च की जर्नल में भी डाल रहे हो। एक ही पेपर, एक ही टाइम पे, एक ही दिन में, तो वो कह सकते हैं उसको डुप्लीकेट सबमिशन और मल्टीपल सबमिशंस। इट इज ए वायलेशन, प्योर वायलेशन। ओके, आप एक ही चीज को 3-4 जर्नल में डालने के बाद चांस ले रहे हो, शायद कोई जर्नल आपको रिजेक्ट कर रही है, डेस्क रिजेक्शन आ रहा है, इसीलिए आप ये चांस ले रहे हो। सो टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर डेस्क रिजेक्शन, many of the authors
and co-authors try to submit the same paper into so many different journals. मेरे पास पूरा इसका केस स्टडी है. I'll show it that how it works. Now, एमराल्ड एक अलग से जर्नल जो है जिसके अंदर बहुत सारे पब्लिकेशंस इंडिया से जाते हैं. एक एल्जेवियर है जिसके अंदर बहुत सारे पब्लिकेशंस जाते हैं, इंडिया से सबमिशंस जाते हैं. ओके, नाउ ये एल्जेवियर का सॉफ्टवेयर एक ही होता है, डेटा सॉफ्टवेयर एक ही होता है. आप जब भी पेपर सबमिट करते हो तो उनकी एक रिपोजिटरी सिस्टम होती है जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चेक करता है कि ये सबमिशन कहीं और से भी नहीं हुआ है कि नहीं. जैसे ही होता है उनको पता चलता है, आपको डैश के रिजेक्शन कर लें. सो इट इज प्योरली अ वायोलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स. दूसरा है गिफ्ट ऑथरशिप एंड फेक एफिलिएशन. आई कैन से गिफ्ट ऑथरशिप का मैं बाद में ऑथरशिप के जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको बात करूंगा, पर फेक एफिलिएशन की बात कर लेता हूं. ऑथरशिप का एक टॉपिक है अलग से अपने पास, बट फेक एफिलिएशन की मैं बात कर लूं. आप कई बार इंस्टीट्यूट को पता नहीं है, और जैसे आईआईटी है, आईआईएम है और यूएसटी को इंस्टीट्यूट है, उसके एफिलिएशन आप वहां पे आपका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, और फिर भी आप उसका नाम लेके जब सबमिट कर रहे हो तो वो फेक एफिलिएशन है. जर्नल कई बार क्रॉस चेक करती है, कई बार नहीं भी करती है. ऐसे कई सारे पब्लिकेशंस जो है कई लोगों ने शायद सबमिट कर लिए होंगे, पर जब जर्नल को पता चलता है ऑटोमेटिक वो डैश रिजेक्शन में आ जाता है. घोस्ट ऑथरशिप की जब मैं बात करूंगा तब इसको मैं आपको बताऊंगा कि घोस्ट ऑथरशिप, गिफ्ट ऑथरशिप एंड प्रेसर्ड ऑथरशिप. और उसके बाद जो है फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन. तो फैब्रिकेशन भी एक ऐसा ही है. आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कोई रिसर्च किया हुआ है, और उसका जो जस्टिफिकेशन, जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है. तो आप क्या है कि वो रिजल्ट, आउटकम एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप चाहे सैंपल को चेंज कर लो, कोई सैंपल को कट कर लो, या तो सैंपल के अंदर फिगर्स चेंज कर लो, जिसका प्रूफ आपको ही पता है कि एक्सपेरिमेंट होने से आपको पता है. तो वो फैब्रिकेशन है. और फॉल्सिफिकेशन इज कंप्लीटली राइटिंग रॉन्ग फिगर्स इन द आउटकम. सो ये आई थिंक यू माइट हैव लर्न्ड, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, फॉल्सिफिकेशन एंड फैब्रिकेशन. पर कोई एरर है जो ऑनेस्ट एरर है, okay, if you have committed then it is not said to be the violation of publication ethics. We will discuss no doubt further. जैसे कि आपका जो पीएचडी होगा, इट इज कंपल्सरी नाउअडेज सभी को यूजीसी की वेबसाइट जो है, कनेक्टेड वेबसाइट है इन्फ्लिबनेट, जो गांधीनगर में है. ओके, इन्फ्लिबनेट का जो बड़ा सेंटर है, सेंट्रल हाउस है, डेटा सेंटर. ओके, पूरे इंडिया का. इफ यू आर नॉट नोइंग, एक बार गांधीनगर की आप विजिट भी कर सकते हो. इन्फ्लिबनेट बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वहीं पे आपका पीएचडी का जो थीसिस है वो स्टोर होता है. पूरे इंडिया के जितने भी पीएचडी के थीसिस है, राइट नाउ इट इज मोर देन 3 लाख पीएचडी थीसिस सबमिटेड ऑलरेडी. और वो 3 लाख से भी जितने ज्यादा पीएचडी थीसिस है वो सब, उसका डेटा सेंटर है, स्टोर हाउस है, वो गांधीनगर में है. अभी से नहीं है, बहुत पहले से है. गांधीनगर में ही वो सेंट्रल लोकेशन है जहां से सब डेटा स्टोर होता है और सबको एक्सेस मिलता है. और वहीं पे एक जो है, जो सेंटर जहां से आपको पायरेशन का और प्लेजरिज्म का भी पता चलता है. इफ यू आर नॉट नोइंग, जो पीएचडी करने वाले हैं उनको सबमिट करना पड़ेगा पायरेशन के लिए कि कितना कॉपी कट एंड पेस्ट है, कितना आपका प्लेजरिज्म है. वो सबमिट करने के लिए ऑथेंटिकेट है वेबसाइट, उरकुंड है और टर्निटिन. तीनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर में आप सबमिट कर सकते हो. और वो लिंक भी
इनफ्लिबनेट सेंटर से ही है, गांधीनगर से ही है। पूरे इंडिया में, चाहे आप कर्नाटक से रहने वाले हो, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में कुछ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कर रहे हो, उनको भी कुछ सबमिशन करना है और प्लेजरिज्म चेक करवाना है, तो वो गांधीनगर के सेंट्रल हाउस में ही होता है। सो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। मेरा कहना ये है कि 3 लाख से ज़्यादा थीसिस अभी तक अपलोड हो गए हैं। उसकी डिटेल पेज टू पेज आपको कॉपी मिल सकती है। आप उसमें से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करके आप कर सकते हो आपका पीएचडी। पहले ऐसा होता था कि वो सेंट्रल हाउस नहीं था, स्टोर हाउस नहीं था, अब स्टोर हाउस हो गया है। तो इससे फायदा ये है कि कोई प्लेजरिज्म होगा नहीं। जो रिपोजिटरी है जिसके अंदर जो स्टोर हुआ है, उसके अंदर वो चेक करेगा कि ऐसे कोई थीसिस आए हैं कि नहीं, और उसमें से भी आपका प्लेजरिज्म मिल सकता है। तो ये आपके जानकारी के लिए है। कई लोग ऐसे भी करते हैं, उसमें से टॉपिक थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, नाम चेंज करके, अपना नाम लगा के, और टॉपिक थोड़ा आगे पीछे ग्रामेटिकली चेंज करके बहुत सारे चैप्टर्स उसमें से ही कॉपी मार लेते हैं। सो ये वायोलेशन ऑफ एथिक्स है। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई रूल होगा जो 20 और 25% और मे बी 10% प्लेजरिज्म अलाउड है, तो उससे ज्यादा है तो वायोलेशन ऑफ एथिक्स है, और ऑटोमेटिक आपका पीएचडी का थीसिस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक आपकी जानकारी के लिए है, और वो भी एक वायोलेशन ऑफ एथिक्स है। ये फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म, समटाइम्स कॉल्ड एफएफपी, एंड एरर और निग्लिजेंस इज द इंटेंट टू डिसीव। कई बार वायोलेशन ऑफ एथिक्स के लिए मैं बात कर दूं, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म तो है, पर कई बार ऐसा होता है कि आप डिसीव, मीनिंग वो क्या है डिसीव का मीनिंग? इट इज टू ट्राई टू मेक समबडी बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। डिसीव का मीनिंग कि जो आप बताने जा रहे हो वो सही में गलत है, आप आउटकम रिजल्ट लेके आए वो सही में गलत है, पर आप ऐसे ट्राई कर रहे हो कि वो सही रिजल्ट है, और आपको एक अच्छी जर्नल में पब्लिकेशन करवाना है या तो पीएचडी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, इसीलिए वो आप अट्रैक्टिव रिजल्ट्स बता रहे हो, आउटकम बता रहे हो। तो डिसीव भी नहीं करना है। ओके, इट इज इंटेंट टू डिसीव। आपको अपने रिजल्ट्स हाइड नहीं करने और गलत रिजल्ट्स सामने नहीं रखना है। ओके, when researchers intentionally deceive their colleagues by falsifying information, fabricating research results, or using others' word and idea without giving credit, they are violating fundamental research standard and basic societal values. This is just for your understanding. Okay, that is what, यही है आपको समझना है कि फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन और प्लेजरिज्म आपने किया है, और आप वायोलेशन ऑफ एथिक्स कर रहे हो। कई बार आप पैराफ्रेसिंग भी करते हो पर क्रेडिट नहीं देते हो, तो भी वायोलेशन ऑफ एथिक्स है। अनएथिकल रिसर्च, अगेन इट इज फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन ऑफ डेटा। प्लेजरिज्म, ये डेफिनेशन तो आप शायद पढ़ ही चुके होंगे और अगले प्रोफेसर्स ने पढ़ाया भी होगा। द अप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन्स आइडिया, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स और वर्ड्स विदाउट गिविंग अप्रोप्रिएट क्रेडिट। आप क्रेडिट नहीं दे रहे हो तो वो आप कह सकते हो उसको प्लेजरिज्म है। मैंने भी यहाँ पे स्लाइड पे जब ये डेफिनेशन लिखा है, अंडर कोट में किया है, मैंने पूरा क्रेडिट देने का ट्राई किया है यहाँ पे। ओके, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आप पीपीटी भी बना रहे हो तो भी आप क्रेडिट दो, इट इज गुड, इट इज नॉट सेड टू बी ए प्योर प्लेजरिज्म। ये हमने केस देख लिया, अभी अभी हमने सॉल्व भी किया। वायोलेशन ऑफ एथिक्स, उसको सेल्फ प्लेजरिज्म बोलते हैं। एक दूसरा केस है, कई बार सेल्फ प्लेजरिज्म क्या है? सेल्फ प्लेजरिज्म इज व्हाट? सेल्फ प्लेजरिज्म refers to the manuscript having an overlap with earlier papers by the same authors or by some of the present authors। जो हमने अभी केस देखा उसी तरह का ये है, सेल्फ प्लेजरिज्म उसको बोलते हैं। खुद का ही कोई रिसर्च किया और आप उसको साइट कर रहे हो तब वो सेल्फ प्लेजरिज्म है, पर आप उसको पैराफ्रेसिंग करो। ओके, आप उसके वर्ड्स थोड़े बहुत चेंज कर लो, अल्टरनेशन ला दो, योर एक्सेप्टेंस चांसेस विल इंक्रीज, publication chances will increase into the top rated journals।
presenting a paper into conference and publication into conference proceedings, then after, and full paper into another journal is a case of self plagiarism. ये कई लोग करते हैं, मैंने भी किया हुआ है पास्ट में। मैं पहले कुछ जो स्टडी करता हूँ, जो रिसर्च करता हूँ, वो कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग में मैं छपवा देता हूँ, पब्लिकेशन करवा लेता हूँ, और वही उसको ही थोड़ा एक्सटेंड करके, वही लॉजिक को, वही कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करके मैं कोई जर्नल में देता हूँ। कई बार कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग की कॉपी जब बन जाती है और गूगल पे आ जाती है और कहीं स्टोर हाउस में लगी हुई है, तो आपका पूरा पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। यू विल बी लकी इफ आपका कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग है वो कहीं पे पब्लिश नहीं हुआ है, तो आपका फुल पेपर एक्सेप्टेंस चांसेस है। अदरवाइज ये सेल्फ प्लेजरिज्म है, एंड ऑन अनदर वे इट इज सेड टू बी द वायलेशन ऑफ एथिक्स। नॉट गिल्टी ऑफ प्लेजरिज्म बट वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। कई बार कई चीजें प्लेजरिज्म की अलावा कॉपीराइट का भी इश्यू बन जाता है। जो डेटा है, जो फिगर्स है, उसको आप रीड्रॉ नहीं करते हो, ओके, तो वो कॉपीराइट का इश्यू बन जाता है। कई बुक्स आपने देखा होगा, बुक्स के अंदर पहले पन्ने पे या दूसरे पन्ने पे वो लोग लिखते हैं कॉपीराइट सो एंड सो ईयर, ओके, permitted reproduction with by contacting the journal, by contacting the book publisher, okay. So ऐसे लिखते हैं, कॉपीराइट को ईयर लिखते हैं और उसके बाद वो लोग एक नोट भी लिख लेते हैं कि आपको परमिट किया जाएगा रिप्रोडक्शन ऑफ द फिगर, डेटा और एनी सोर्स विच यू आर टेकिंग फ्रॉम द बुक। पर के लिए ट्राई तो कर रहे हैं, पर उन्होंने पब्लिकेशन के लिए भी ट्राई कर दिया होगा। तो आप पीयर रिव्यूअर का सजेशन जर्नल मांगती है, उसमें एक कॉलम आता है कि यू सजेस्ट पीयर रिव्यूअर फॉर ए रिलेवेंट टॉपिक। तो जब वो पीयर रिव्यूअर का सजेशन मांगते हैं और आप नाम देते हो और वही पीयर रिव्यूअर आपका पेपर रिजेक्ट करता है, तो आप पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज करते हो, ये वायलेशन ऑफ एथिक्स है। मे बी समटाइम्स आप अनडिस्क्लोज्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और दो ऑथर के बीच में कोई लॉजिक के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फंडिंग के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके, पेटेंट के लिए, कॉपीराइट के लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है। सबमिटिंग ए पेपर इनटू मोर देन वन जर्नल, अगेन इट इज अ वायलेशन ऑफ एथिक्स। सबमिटिंग ए पार्ट ऑफ पेपर इनटू कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग, अभी पेपर पब्लिश नहीं हुआ है और कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग में आप पब्लिकेशन कर लो, सेल्फ प्लेजरिज्म अभी जो बात किया, तो भी वो वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स है। यूएस के लिए और इंडिया के लिए कई बार, जैसे आईसीएमआर है, जैसे यूएस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट है, वहां पे ऐसे लॉ बने हुए हैं कि आप जब एनिमल का इस्तेमाल कर रहे हो, ह्यूमन का इस्तेमाल कर रहे हो रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, तो आपको पूरे लॉ के हिसाब से वहाँ के और इंडिया के और जो भी वर्ल्ड के, आप जो भी कॉर्नर से आप स्टडी ले रहे हो, सैंपल ले रहे हो, तो उसके लॉ के हिसाब से आपको वो सैंपल इस्तेमाल करना है। यू हैव टू टेक अटमोस्ट केयर व्हेन यू आर यूजिंग ह्यूमन और एनिमल इन दिस स्टडी। जब उसका कोई लेबोरेटरी टेस्टिंग होता है या तो इंटरवेंशन स्टडी होता है, तभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड प्रोवाइड द अटमोस्ट केयर एंड ट्रीटमेंट। दिस इज एज फार एज द फेडरल गवर्नमेंट लॉ, आई कोटेड इट। मोर यू शुड टेक द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू आर अगेन वायोलेटिंग सम पब्लिकेशन एथिक्स। ये इंडिया में बहुत कम लोग लेते हैं। जो फॉर्मल स्टडी है वहाँ पे ये जरूरी है। जैसे कि कोई इंटरवेंशन स्टडी है तो आपको कंसेंट लेना जरूरी है। किसी को आप ऑब्जर्वेशन में रखते हो तो भी कंसेंट लेना जरूरी है। और किसी के ऐसे ही क्वेश्चनर भरा लेते हो, ओके,
सोशल साइंसिस में ऐसा होता है, लिटरेचर में कई बार ऐसे होता है, सर्वे करने के लिए जाते हो, फील्ड वर्क से आप कोई क्वेश्चनर भरा लेते हो. एक्चुअली बाय द यूएस you need to take the by the US norms, you need to take the informed consent. You need to take the informed consent. I can show you the format. One minute, please. Informed consent कैसे होती है? Formats are always available, but this it is compulsory in the US if you are contacting any human and asking for any kind of question and you are filling out the questionnaire. आप questionnaire भरवा रहे हो और कोई पब्लिक से कांटेक्ट में आ रहे हो तो आपको कंसेंट लेना जरूरी है. और कंसेंट के लिए उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आपको साइन लेनी है और आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है कि ये स्टडी किस चीज़ के लिए काम में है. चाहे आप ऑनलाइन सर्वे करवा रहे हो, चाहे टेलीफोनिक है, चाहे पेपर सर्वे है, पर इसके अंदर आपको इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है. ये आईआरबी होता है. आईआरबी का मीनिंग ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड. हर कोई स्टडी के लिए एक इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है जहां पे ह्यूमन कंटेक्स्ट, या तो आप एनिमल कंटेक्स्ट में हो या तो कोई प्रोटोकॉल है आप अप्रूव करवा रहे हो. ओके, सो यू नीड टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द पर्सन जिसके पास से आप ये स्टडी करवा रहे हो. सो दिस इज ए कॉमन फॉर्मेट, मे बी यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट वेरी इजीली. वेल, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है. सो next, then after it is, you need to take with the utmost care with the reduction, refinement and reducing the pain of the animal or the human. आप जो भी सैंपल को यूज कर रहे हो उसमें ह्यूमन है या एनिमल है, उनको जितना कम हो सके उतना यूज करना है, जितना कम पेन दे सको उतना यूज करना है. दिस इज फॉर इंटरवेंशन स्टडी और एनी डॉक्टरल स्टडी. ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, नो डाउट, इन द वायलेशन ऑफ एथिक्स. मैथोडोलॉजी आप जो है उसकी जगह थोड़ा मॉडिफाई करके आप मैथोडोलॉजी को चेंज कर रहे हो, सैंपल को हाइड कर रहे हो, सैंपल साइज को हाइड कर रहे हो, या तो हो सकता है कि मेथड्स को ही हाइड कर रहे हो, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है. आपका पब्लिकेशन होगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक डेस्क रिजेक्शन हो जाएगा. कई बार ऐसा भी होता है कि आप सैंपल कहीं और से लेते हो और बताते कहीं और के हो, तभी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है. जियोग्राफिक वो डिफरेंट टेरिटरी है, आप गए ही नहीं हो वहाँ पे और वो बता देते हो कि ऑनलाइन सर्वे किया हुआ है, और ऑनलाइन में भी वो गलत है. कई बार इफ़ यू आर नॉट टेकिंग द कंसेंट नहीं लेते हो और उसके अंदर कोई सिग्नेचर की प्रूफ नहीं है, या तो कोई वेबसाइट्स की प्रूफ नहीं है, या तो कोई डॉक्स, गूगल डॉक्स फाइल नहीं है आपके पास अच्छी तरह से, तो भी वो कई बार वायलेशन ऑफ एथिक्स में आ जाता है. आप हाइड कर रहे हो ओरिजिनल क्वेश्चनर, कहीं से क्वेश्चनर उठा ली और आपने उसके रिजल्ट्स बना दिए और एनालिसिस कर ली, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है. कहीं और किसी ने क्वेश्चनर बनाई हुई है और आप बता रहे हो कि मैंने क्वेश्चनर बनाई हुई है, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है. इन्फॉर्म्ड कंसेंट मैंने अभी भी बताया वही है ये. ओके, जो आपको मैंने फॉर्मेट बताया है उसके बारे में ही है, बट यू शुड कीप द 5 एलिमेंट्स इंटैक्ट. A statement that a participation is voluntary, summary of the research, purpose, duration, ये सब होना चाहिए, एलिमेंट्स है. ओके, रीजनेबल एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स और कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, ये सब इन्फॉर्म्ड कंसेंट में, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, पर आपको ये कंसेंट लेनी जरूरी है. कई बार कहीं पीएचडी थीसिस के लिए आईआरबी अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है. कहीं यूनिवर्सिटी इसको, इंडिया में इतने स्ट्रिंजेंट रूल नहीं है, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट की भी जरूरत नहीं है. ओके, वो ऑटोमेटिक अपना अप्रूवल हो जाता है. बीयूटीआर की जो काउंसिल है उसमें अप्रूवल मिल जाता है. पर जब इंटरनेशनल रिसर्च होता है तो इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना जरूरी है, तभी जाके आपका पब्लिकेशन हो पाएगा. Citation should be proper and you should keep carefully the citation for every research.
ये बताया है यहाँ पे। साइट द प्रायर वर्क, आप साइट नहीं करे तो वो पब्लिकेशन ऑफ एथिक्स है। अगेन इट इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स। ओके, वन मोर, इट इज रिसर्चर्स शुड बी कॉशियस अबाउट पोस्टिंग एनीथिंग, ओके, एंड इट इज इवन ऑन दी वेबसाइट। कई बार पब्लिकेशन होने से पहले आप वेबसाइट पे वो डेटा डाल देते हो, तो भी वो वायलेशन ऑफ एथिक्स है। मैं एक थोड़ा सा सर्वे लिया हुआ है, एक रिसर्च जो किसी ने किया था, परशुरामन, उसने रिसर्च किया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे वायलेशन ऑफ एथिक्स दिखे गए हैं। दिस इज ए प्योर रिसर्च डन बाय समबडी, मल्टीपल सबमिशंस, कई लोग मल्टीपल सबमिशन करते हैं तो वो भी वायलेशन ऑफ एथिक्स है। यहाँ पे ये पूरा 3 जर्नल के अंदर जेपीपी, जेवाईपी एंड एफआरए 3 जर्नल का रियल डेटा है, जिसके अंदर ऐसे सबमिशंस आए थे कि जो मल्टीपल सबमिशंस थे। उसके ही अंदर डुप्लीकेट सबमिशंस भी आए थे, और उसके अंदर कहीं परमिशन नहीं मिली क्योंकि वो एथिक्स कमिटी ने वो रिजेक्ट किया था, और मे बी नॉट प्रोड्यूस द रिलेवेंट रिजल्ट्स। ऑल प्लेजरिज्म हाईएस्ट, मीन हाईएस्ट, इट इज एट नियर टू हाईएस्ट। ओके, तो ये वायलेशन ऑफ एथिक्स, ये रियल रिसर्च है फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ जर्नल्स, रियल डेटा है। ओके, तो ये इंडिया में चलता है और बाहर भी चलता है, नो डाउट, वायलेशन ऑफ एथिक्स। पर आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हो वो आपको देखना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑथरशिप। वेरी सब्सटेंशियल आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो ही आप ऑथर गिने जाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट सेड टू बी द ऑथर। वेल, if you are having very good research, you are revising the article, then you are also said to be the author. Okay, and you have to be agree on some sort of form। बहुत सारी जर्नल जब आप ऑथर के लिए अप्लाई करते हो, मीन पब्लिकेशन के लिए अप्लाई करते हो, तो एक ऑथरशिप का एक फॉर्म भेजती है और उसकी वेबसाइट पे लगा होता है, उसके अंदर आपको फॉर्म बनना है एंड यू आर गिविंग कंसेंट। उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस लिखे होते हैं कि आपने अच्छी तरह से रिसर्च किया है, कहीं कहीं पे और सबमिशन नहीं किया है, एंड आप जितने भी ऑथर वो सब एग्री हो और इंटीग्रिटी ऑफ वर्क रिमेन सेम। तो ये सब लॉज लिखा होता है, तो उसमें साइन करना होता है। दैट इज अगेन सेड टू बी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन, एंड वो कई सारी जर्नल्स वो मांगती है, उसके फॉर्मेट में ही होता है। नेक्स्ट, आपको एक कंफ्यूजन होगा कि फर्स्ट ऑथर में मेरा नाम हो जाए कि लास्ट में मेरा नाम रखूं। तो मैं इतना बता दूं कि फर्स्ट और लास्ट इंडिया के अंदर या बाहर वर्ल्ड में, ओके, दोनों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। आप पीएचडी करने के लिए कई सारे पब्लिकेशन भी करोगे और उसके बाद भी करोगे, तो आपका पहला नाम आता है, दैट मीन्स योर कंट्रीब्यूशन इज टॉप मोस्ट, हाईएस्ट। या तो लास्ट में आता है, लास्ट में ज़्यादातर सीनियर प्रोफेसर्स का नाम आता है, और जिसने ग्रांट के लिए अप्लाई किया है, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, उसका ही नाम आता है। सो इट इज फर्स्ट और लास्ट, it is considered the important and topmost authors. First name, the first named author is therefore has the greatest communication, and वो इसीलिए क्योंकि वो हर बार उसका कोट भी उसी नाम से किया जाता है। Okay. I just show you the example wherein my recent research has got under the press and is supposed to be accepted. When it has been accepted, it has not been published, but this is what one of my research. Why I am showing you, because you can understand कि पहला जो author है उसका ही नाम दिखाई देता है। This is in the area wherein I was working in the USA, and I made some research with particular my team. Was a longitudinal association between adoptability measures and regression of pre-diabetes, diabetes. It is completely scientific research. I was the first author. Okay, it is recent publication, no doubt. It is in 12 July
I can, maybe I don't know, like whether the sharing has started or not. Yeah, I'm sharing it. So here it is in the last, how it is being cited. You can understand that way. So citation is already there, and it has been made, it is Modi A. That means only first author has given the utmost preference, and the name is printed like that. Well, we continue with this slide. Corresponding author. Corresponding author का भी importance ज़्यादा है, because the corresponding author will be in touch with the reviewers, will be in touch with the editors of the journal, and will be always in the communication for any kind of proofreading. एक नया concept है ये Me Too research. I think everybody is looking at this slide. Me Too research. It is a research support, wherein no support can also come by studies in conditions that are only slightly different, like a slight change in the composition and alloy, and getting such paper published in the reputed journal. So ये Me Too mania है. थोड़ा बहुत आप कंपोजिशन में चेंज करते हो, सैंपल साइज में चेंज कर लेते हो, और कई सारी रेप्यूटेड जर्नल में पब्लिकेशन हो भी जाता है. मे बी यू आर नॉट गोइंग विद द फुल प्लेजरिज्म, यू माइट बी डायरेक्टिंग, and maybe title is a different, maybe some logics are different. This is a simple case wherein who will get the credit. This is a case wherein Robert has been working in a large engineering company for 3 years following his postdoctoral fellowship. Using computer simulations, he has developed a method to constrain the turbulent mixing that occurs. So ये पूरा केस जिसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, और उसका जो हेड है वो उसको बोल रहा है कि आपको मेरा नाम पब्लिकेशन में लिखना है. ओके, नाउ रॉबर्ट का हेड है, वो इन्फ्लुएंशियल है, वो तभी फेवर करेगा रॉबर्ट को जब वो रॉबर्ट सुपरवाइजर का नाम लिख रहा है. शायद इंक्रीमेंट, शायद सैलरी, शायद प्रमोशन, उसमें भी शायद फेवर हो सकती है. तो एक केस है, इसके अंदर रॉबर्ट को क्या करना चाहिए. हाउ शुड रॉबर्ट रिस्पॉन्ड टू हिज सुपरवाइजर्स डिमांड टू बी एन ऑनररी ऑथर. ऑनररी ऑथर का मीनिंग ये है कि वो गिफ्ट ऑथर है, उसने कुछ काम ही नहीं किया है और ऑटोमेटिक उसको क्रेडिट चाहिए, क्योंकि उसकी कंपनी में काम किया है, क्योंकि उसकी फैसिलिटीज यूज की है, क्योंकि उसकी मशीनरी यूज की है, इसीलिए उसको क्रेडिट चाहिए, क्योंकि वो उसका एम्प्लॉई है, उसका सबॉर्डिनेट है. आई जस्ट स्पीडीली गो विद दिस. रॉबर्ट शुड रिस्पॉन्ड इन सच ए वे कि उसको एक्नॉलेजमेंट में नाम लिखना चाहिए, ना तो कोई ऑथर में नाम लिखना चाहिए. सो रॉबर्ट शुड कीप इन द माइंड कि नाम उसका ऑथरशिप में नहीं आना चाहिए. एक्नॉलेजमेंट, एक लास्ट में पार्ट होता है एक्नॉलेजमेंट्स. ओके, किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया वो एक्नॉलेजमेंट में आप लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट, गोस्ट ऑथर. कई बार हम पूरा पीएचडी, अभी मैंने बताया था कि मैं आपको लास्ट में बात करूंगा. गोस्ट ऑथर वो है कि जहां पे आप पीएचडी थीसिस लिखने के लिए किसी को दे देते हो, प्रोफेशनल राइटर को, तो वो गोस्ट ऑथर है, वो भी एक वायोलेशन ऑफ एथिक्स है. गिफ्ट ऑथर, अभी जो मैंने बात किया, उसके बॉस का नाम लिखना है, ऑनररी गेस्ट और गिफ्ट ऑथर कह सकते हो, वो भी एक गलत है. आप उसको एक्नॉलेज करिए, ओके, ना कि उसको ऑथरशिप में डालिए. ओके, एक केस है, अगेन वन मोर केस, बट इट इज नॉट ऑफ यूज. कोई ऑथर एक्सपायर हो जाता है तो उसका क्या करना है. एक्सपायर हो जाता है, इन बिटवीन पब्लिकेशन बाकी है, तो उसके जो भी हेरिडिटी में है उसका कंसेंट लेके, फैमिली का कंसेंट लेके आपको उसको पब्लिश करना है. कितने ऑथर्स होने जरूरी है. ऑथर्स में कोई लिमिट नहीं है, जितने ऑथर्स ज़्यादा रहेंगे उतनी क्रेडिट आपके आर्टिकल की कम हो सकती है. ऐसा कोई रूल अभी तक बना नहीं है. ओके, ऐसा हो सकता है कि कई बार
बाद में आपको ऑथर को ऐड करना है, तो आपको अलग अलग ऑथर की परमिशन लेके आप ऑथर को ऐड कर सकते हो, ओके, बिफोर पब्लिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि फंड रेजर का नाम कैसे लीक है, तो फंड रेजर का नाम भी आपको लास्ट में एक्नॉलेजमेंट में लिखना है। एक्विजिशन ऑफ फंड, आप जहां से भी फंडिंग हुआ है आपके रिसर्च के लिए, आपके पब्लिकेशन के लिए, तो भी आप वो लास्ट में लिख सकते हो। नाउ लास्ट पॉइंट इज द कंट्रीब्यूटरशिप। कंट्रीब्यूटरशिप वही है जो कंट्रीब्यूटिंग टू रिसर्च कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू थ्री। इंटेलेक्चुअल, आप आइडिया मिल रहा है कहीं से प्रैक्टिकल आपको रिसर्च डेटा मिल रहा है, और या तो फाइनेंशियल। ये कंट्रीब्यूटर ऐसा नहीं है कि वो ऑथर ही है, वो फंड रेजर भी है, फंडर भी है। सो इट इज नॉट द ऑथर, कंट्रीब्यूटर इज डिफरेंट देन द ऑथर, ओके। वो शायद आइडिया दे, शायद हो सकता है कि वो आपके लिए फील्ड वर्क में काम करे, पर वो ऑथर नहीं है। आप अपने रिसर्च एसोसिएट को रखते हो, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, पर वो ऑथर नहीं है। यू आर नॉट राइटिंग his name or her name into the authorship or co-authorship. You are writing his or her name into the acknowledgement, or maybe in the acknowledgement when you are submitting the PhD thesis. Okay. So there are so many other things in the contributorship, but it is part of the acknowledgement. You should give the full credit. Those who have contributed may be working in the field, आपका सर्वे किया है, आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, आपको फंडिंग दिया हुआ है, तो आप उसको एक्नॉलेज करिए। ऑथर में उसको रखना जरूरी नहीं है। वेल, फ्यू ऑफ द थिंग्स विच इज मे बी आई विल शो यू विद द प्रैक्टिकल। जैसे कि एक पेपर है जो मैंने रिव्यू किया हुआ है। एक पेपर है जिसके अंदर टेबल्स दिए हुए हैं अलग अलग, पर इसने कोई सैंपल प्रोफाइल डाला नहीं है। दैट पर्सन हैज हाइड, मीन द सैंपल साइज वाज कंप्लीटली हिडन बाय दैट पर्सन। उन्होंने न तो कोई प्रोफाइल दिया था, न तो कुछ उसके बारे में बताया था, कोई उसका टेबल नहीं था। पेपर बहुत अच्छा था, पर सैंपल प्रोफाइल नहीं डाला था, मैंने रिजेक्ट किया ये पेपर को। एक दूसरा पेपर था जिसके अंदर ऑथर हैज नॉट रिटन द सैंपल साइज करेक्टली, और लिखा ही नहीं था सैंपल साइज। पूरे पेपर में देखा जाए तो सैंपल साइज नहीं है, ओके। सो दैट वाज आल्सो बीइंग रिजेक्टेड बिकॉज दैट इज वन ऑफ द वे दैट पीपल आर वायोलेटिंग द एथिक्स, ओके। सी, ये आर्टिकल है जो मेरा ही खुद का आर्टिकल है, अभी मार्केट में नहीं आया। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर कैसे मैंने एक्नॉलेज किया हुआ है। जो ग्रांट थी उसको एक्नॉलेज किया, जो फंड रेजर था वो कंपनी, वो बॉडी को एक्नॉलेज किया हुआ है। इट इज ऑन योर स्क्रीन। एक्नॉलेजमेंट जो भी हमारे दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ थे उसको भी मैंने एक्नॉलेज किया हुआ है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द आर्टिकल। एक्नॉलेजमेंट पीएचडी थीसिस में भी आता है आफ्टर प्रीफेस। उसमें भी आप अपना नाम के साथ दूसरे लोगों को जोड़ सकते हो कि जहां पे जिन लोगों ने आपको हेल्प किया हुआ है, ओके। सो दिस इज वन वे वेर इन नो यू आर राइटिंग द सपोर्ट एंड गिविंग द फुल आइडेंटिटी एक्नॉलेजमेंट टू द पर्सन। या इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। कई सारी जर्नल्स ऐसा भी मांगती है कि अलग अलग ऑथर्स के क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूटरशिप के बारे में जब बात है तो हम ऐसे लिख भी सकते हैं कंट्रीब्यूटरशिप।